जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जैसा कि वीडियो अभी देखा हुआ है आपने संविधान के भाग पार्ट 1 को, आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 को। लेकिन आपका जो पार्ट 1 में स्नेह मिला है, जो प्रेम मिला है, जो समर्थन मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि ऐसा ही समर्थन और प्रेम हमारे साथ आगे भी बढ़ता रहेगा। और देखते हैं जो आज आपके लिए कुछ खास खुशखबरी मिलने वाली है वो हमारे सर आपको आज देंगे। वो क्लास के बीच में कहीं भी जैसे ही आ जाते हैं वो आपको खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले हम लोग अपनी क्लास को आगे चलाते हैं। आपने देखा होगा पार्ट 1 में हमने भाग 1 से लेकर के 5 तक की डिस्कस कर लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भाग 1 में क्या लिखा हुआ था? केंद्र तथा उसके क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक दिया गया था। भाग 2 में लिखा हुआ था नागरिकता, जो कि 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया था। और तीसरा था मौलिक अधिकार, जिसके लिए हमने कहा था ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है जिसका अर्थ ये होता है कि हम मौलिक अधिकारों को लेकर के सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रख सकते हैं। और उसके बाद हमने डीपीएसपी की बात करी थी और ये बात भी बताई थी हमने डीपीएसपी में कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इनको लेकर के हम किसी भी कोर्ट में अपील कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात भी कही थी कि ये राज्य के लिए कल्याणकारी हैं। जैसे ही राज्य सक्षम होता जाएगा वैसे वैसे ही डीपीएसपी के एक एक अनुच्छेद को निकाल के देता जाएगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा, आर्टिकल नंबर 45 को सभी को निःशुल्क ज्ञान की उपलब्ध कराई जा रही है, शिक्षा दिया जा रहा है। और ऐसे ही आपने मिड डे मील योजना को भी देखा होगा, खाद्य सामग्री के लिए भी उपस्थिति करवाई गई है। और बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद भाग 4 का को देखा हुआ था, जो कि दिया गया था अनुच्छेद 51 का में, जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करी गई थी। ये बात भी बताया था कि मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था उस समय हमने बताया था कि वहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे, लेकिन एक बाद में, वर्तमान में 11 हैं, तो एक बाद में भी जोड़ा गया है, जिसका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावक या उसके संरक्षक या उसके माता पिता जो भी हैं वो उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए बच्चों, और हमने आगे की भी देखा था साथियों भाग 5 के बारे में, जिसमें हमने कहा था संघ। और संघ में भी हमने बताया था आपको 52 से लेकर के 151 तक आर्टिकल दिए गए थे। और उसमें भी हमने कई भागों में इसे बांट कर बताया था, जैसे कि 52 से लेकर के 52 में बात करी थी और 52 से 78 तक की बात करी थी, जिसमें कहा था संघ है, तो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के बाद हमने फिर संसद की बात करी थी 79 से लेकर के 122 तक। फिर 123 में बात करी थी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। फिर उसके बाद 124 से लेकर के 147 तक बात करी थी हमने न्यायालय की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। और उसके बाद हमने बात करा था भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में CAG कहते हैं। वहाँ पर भी हमने बात किया था आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक। तो दोस्तों आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज भाग देखना है हमें 6। अब हमने केंद्र को देख लिया था, अब देखना हमें किसे है, राज्य को। राज्य को देखना है दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा भी है, जैसा केंद्र में चला हुआ था वैसे ही यहाँ पर राज्य में भी चलेगा। तो राज्य में क्या होगा, जैसे हमने केंद्र में देखा हुआ था एक बस आर्टिकल, जैसे कि वहाँ पर 5 भाग हैं, वैसे ही यहाँ पर 5 तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ में एक और हो जाता है, जिसे बोलते हैं सामान्य। सामान्य के लिए एक आर्टिकल दिया गया होता है 152। तो उसके बाद ये राज्य के लिए बात करता है आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। इसको हम कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक भाग है सामान्य, इसमें सिर्फ परिभाषा संबंधी बातें करी जाती हैं, और दूसरा है कार्यपालिका। हमने केंद्र में देखा था कार्यपालिका के बारे में, आज हम राज्य के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर भी कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका अनुच्छेद 163 से लेकर के 167 तक है। जब भी हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में, शक्तियों के बारे में या किसी की भी बात करेंगे तो यहाँ पर चले आएंगे दौड़ते हुए 153 से लेकर के 167 के बीच में बात कर लेंगे, तो कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमने ये बात कही थी कि संसद, जब केंद्र में थे तो संसद था, लेकिन अब राज्य में है तो राज्य में क्या होगा, राज्य का विधान मंडल। राज्य का विधान मंडल। दोस्तों इसे आगे देखते हैं। 167 के बाद क्या आएगा, 168 से लेकर चलता है
212 तक। 212 तक की कोई भी बात होगी तो हम राज्य के विधानमंडल की बात कर रहे होंगे। और आगे चलते हैं दोस्त, अभी हमने देखा हुआ था वहाँ पर केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी, अब यहाँ पर देख रहे होंगे हम राज्यपाल की शक्तियाँ। ये दिया गया है अनुच्छेद 213 में। दोस्तों इसके बाद हमने देखा था वहाँ पर न्यायालय के बारे में, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट था, तो यहाँ पर अपने यहाँ क्या है, उच्च कोर्ट न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिसके बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 213 के बाद क्या आएगा, 14 से लेकर के 232 तक। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय के बाद आर्टिकल दिया गया है 214 से 232 के बीच में। जब भी हमें हाई कोर्ट के बारे में कोई भी जानकारी करनी होगी या उसके किसी भी फैसले को देखना होगा तो हमें आर्टिकल 214 से 232 के बीच में देखना होगा, हमें जानकारी मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अभी हमने केंद्र में देखा था, इसके बाद आया था न्यायालय के बाद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लेकिन राज्य में तो ऐसा कोई पद होता नहीं है, तो इसके लिए एक यहाँ पर भी एक पद होता है जिसे बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय ये दिया गया है 232 के बाद 233 से लेकर के 237 तक। तो इस तरह से हमने देखा भाग 6 को भी, भाग 6 जैसे केंद्र से था 4-5 भागों में देखा था, लेकिन यहाँ पर हमने भाग 6 को 6 भागों में हमने देख लिया है। इनको देख लेंगे और एक एक आर्टिकल को अच्छे से मेमोराइज भी कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आगे देखते हैं अब भाग 7 के बारे में। भाग 7 वास्तव में संविधान में अब है या नहीं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए दोस्तों हम भाग 7 को देखते हैं। अब भाग 7 वर्तमान समय में संविधान में नहीं है, इसे समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कब किया गया है, तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के में। अब सरकार आप भी जानते हैं किसकी रही होगी, जवाहरलाल नेहरू जी की। जवाहरलाल नेहरू जी की रही है सरकार। अब क्यों समाप्त किया गया है तो इसे देखते हैं। क्योंकि इस समय भाग 7 में राज्यों को, भारतीय राज्यों को ए, बी, सी और डी करके डिनोट किया जाता था, जिसमें भाग ए में रखे गए थे जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, अर्थात ब्रिटिश प्रांत। भाग बी में रखे गए थे बड़े रियासत, बड़ी रियासतों को रखा गया था। भाग सी में रखा गया था छोटी रियासतों को। भाग डी में रखा गया था अन्य जो अलग से रहते थे अन्य को। अब स्वतंत्र भारत में होने के बावजूद भी यदि हम ए, बी, सी करके पढ़ें ले किसी को, या सबके अलग अलग नामों से डिनोट किया जाए, तो ऐसे में स्वतंत्रता का हमारे अस्तित्व ही क्या रह जाता है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा सोचा या विचार किया कि इसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। जब भाग 7 समाप्त हुआ है तो एक आर्टिकल भी कोई ना कोई तो समाप्त किया गया होगा। तो समाप्त किया गया है वो आर्टिकल है 238, जो कि अब संविधान में नहीं है, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों हमने देखा है भाग 7 को किस तरह से समाप्त किया गया है, आर्टिकल समाप्त हुआ है तो कौन सा समाप्त किया गया है। आइए दोस्तों अब इसके आगे हम बढ़ते हैं भाग 8 की ओर। आइए दोस्तों भाग 7 के बाद हम लोग भाग 8 को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो जाहिर सी बात है किसके अनुच्छेद कौन से होंगे, 239 से लेकर के 242 तक। इनको भी अच्छे से देख लेंगे जब हम अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र, अब क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जमीन अर्थात भूमि। कौन सा एरिया किस राज्य के अधीन आ रहा है या किसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र के अनुच्छेद 239 से 242 के अधीन। आइए दोस्तों आगे देखते हैं भाग 9 में। भाग 9 में दिया गया है पंचायत। क्या दिया गया है, पंचायत है। इसके लिए आर्टिकल
दिए गए हैं 243 से लेकर के 243 ओ तक, 243 ओ तक, क्योंकि यहाँ पर 243 तो पंचायत लिखा हुआ था, लेकिन आपको भी याद रहा होगा यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायतों को जोड़ा गया। फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं को जोड़ा गया। फिर आगे भी ध्यान दीजिएगा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2011 में सहकारी समितियों को जोड़ा गया। जब इनको जोड़ा गया है, जाहिर बात है मूल संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो 243 डिनोट था पंचायतों के लिए, लेकिन उसके बाद जब ये बढ़ रहे हैं तो आगे तो एडजस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि आगे किसी न किसी के लिए डिनोट कर रखा गया होगा। तो क्या किया गया है, इन्हीं में क्लॉज जोड़ दिए गए हैं, इन्हीं में क्लॉज जोड़ दिए गए हैं। जैसे कि पंचायतों को दिया गया है 243 से 243 ओ तक पंचायत, नगर पालिकाओं को दिया गया है 243 पी से 243 जेड जी तक। फिर सहकारी समितियों को दिया गया है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। तो दोस्तों हमने भाग 9 को भी देखा है, 243 को किस तरह से क्लॉज वाइज डिवाइड किया गया है उनको भी हमने अच्छे से देखा है। जब भी बात कर रहे होंगे सहकारी समितियों की, या बात कर रहे होंगे नगर पालिकाओं की, या बात कर रहे होंगे पंचायतों की, तो आपको अच्छे से ज्ञात रहा होगा या हो गया होगा अब तक कि किस किस आर्टिकल में किस किस तरह से डिनोट किया गया है। जब हम इनके अंदर की अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे होंगे तब एक एक अनुच्छेद को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। आइए दोस्तों भाग अब 10 को देखते हैं हम। आइए दोस्तों हम भाग 10 को देखते हैं। भाग 10 में दिया गया है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। दो सौ चवालीस का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने बात करी थी अनुसूची नंबर 5 में और 6 में। तो आज आप हमको देखना है, यहाँ पर लिखा गया है क्षेत्र, मतलब फिर से लैंड एरिया की बात कर रहा है, ज़मीन की। तो किस आदिवासी के लिए किस तरह से, या मान लो असम में कुछ आदिवासियों के लिए जगह दी गई है, ऐसे ही आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में, और ऐसे ही है राजस्थान में, और ऐसे कई राज्यों के हमने 10 राज्यों के नाम गिनवाए थे। आपको अच्छे से याद रखा होगा, एक एक राज्य के बारे में बताएंगे तो फिर से हमें वही चालू करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमने जो आपको बता दिया है तो उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। और छठी अनुसूची में हमने कुछ 4 राज्यों के नाम लिए थे, उनको तो फिर से बोला जा सकता है, असम, त्रिपुरा, फिर मेघालय और मिजोरम। अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ इस जो एरिया है, यहाँ के जो क्षेत्र है, वहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के बारे में बात करता है भाग नंबर 10। अनुच्छेद है 244 और 244 का, इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। भाग नंबर 10 को भी, इसे हम भूलेंगे नहीं। और आज आपके लिए प्रश्न है, आपको भी बताना है कि अनुसूची नंबर 5 में कौन कौन से राज्यों के बारे में हमने बात करी थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग भाग 11 को। दोस्तों भाग 11 में दिया गया है केंद्र राज्य संबंध। ये दिया गया है 245 से लेकर के 263 तक। इनको अच्छे से देखेंगे। केंद्र राज्य संबंध तो यह 2 तरह से होते हैं। केंद्र राज्य संबंध 245 से लेकर 263 तक हैं, या 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं विधायी, दूसरा होता है प्रशासनिक।
तो इनको भी देखेंगे। विधायी के लिए दिया गया आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक, और प्रशासनिक के लिए दिया गया है 256 से 263 तक। यहीं पर हमने बात करी थी, आपको याद रहा होगा, कोई भी राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना हो जो कि संसद कर रही होती है, और या किसी भी समवर्ती सूची या राष्ट्र सूची या संघ सूची के विषय बनाने होते हैं, या कोई राज्य अपील करता है, तो उन सबको देखेंगे हम लोग विधायी शक्तियों के बीच में, केंद्र राज्य संबंधों के बीच में। तो यहाँ पर आकर के देखेंगे हम लोग अच्छे से, जब एक एक आर्टिकल को, एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये देख लेते हैं, इसको बोलते हैं भाग 11 का, या फिर 11 फर्स्ट, इसको बोलते हैं 11 का सेकंड। लास्ट टाइम में, अभी भी लास्ट टाइम में प्रश्न आया हुआ था पीसीएस के एग्जाम में भी, वहाँ पर पूछा गया था भाग 11 के फर्स्ट में क्या दिया गया है। तो आज देख लिया है साथियों हमने कि भाग 11 में क्या दिया गया है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं भाग 12 को। हमने अभी तक देखा है भाग 11 को, अब देखते हैं भाग 12 को। तो भाग 12 में क्या दिया गया है, वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद, ये दिया गया है। अभी हमने देखा है आर्टिकल 263 तक, जाहिर सी बात है इसके आगे ही आएगा आर्टिकल 264 से लेकर के 300 तक। आर्टिकल 264 से लेकर के 300 तक। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, पहले इसके भी कई क्लासों में बांट करके हम लोग पढ़ लेंगे, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। आसानी यह हो जाएगी ताकि हमें कोई भी प्रश्न आएगा तो आसानी से हम उसे क्लिक कर लेंगे। तो बात करते हैं पहले हम वित्त की। यहाँ पर पैसे संबंधी कोई भी वाद विवाद होगा तो इसी अनुच्छेदों के बीच में चल रहा होगा। अनुच्छेद बात करते हैं तो 264 से लेकर के 291 तक वित्त के बारे में बात कर रहा होता है। अब जाहिर सी बात है, वित्त के बारे में बात कर रहा था, मतलब पैसा का डिनोट करना या पैसे को बांटना होगा, लेकिन पैसा लेना भी तो पड़ेगा। तो पैसा लेने के लिए यहाँ पर ऋण की बात करते हैं। ऋण की ये दिया गया है अनुच्छेद 292 से 93 के बीच। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे दोस्तों किस तरह से अपना केंद्र सरकार किसी बाहरी बैंक से या किसी बाहरी देश से कोई भी पैसा लेता है तो किस तरह से लेता है। जब भी हमें देखना होगा तो हम 292 और 93 को देख लेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, बात करते हैं संपत्ति। संपत्ति, संविदा, अधिकार और दायित्व के बारे में। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 294 से 300 तक। इनको अच्छे से देख लेंगे हम लोग। अधिकार, यदि किसी की प्रॉपर्टी पर किसी तरह से भी कब्जा कर लिया जाता है, उस पर दिखाया जाता है कि ये हमारा अधिकार है, इस पर हमारी ज़मीन है या फलाना फलाना जो भी करना होता है, तो हम लोग देख लेते हैं। संपत्ति को आपसे पहले ही बता चुके हैं जब अनुसूचियों को बता रहे थे उस टाइम भी, और जब हमने आर्टिकल को पढ़ाया था भाग 3 को, वहाँ पर भी हमने इसके बारे में बात करी थी। तो वो यहाँ पर जो भाग 3 का है उसका यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात है वहाँ से हटा था, जब उसे हटा दिया गया था भाग 3 के 31 को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो जोड़ा गया होगा। समस्या ये बनकर आ रही थी कि सरकार जब भी कोई उद्धार करना चाहता था या कोई भी लोक निर्माण करना चाह रहा था तो ऐसे में समस्या बनी आ रही थी। लोग सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच जाते थे लेकर के संपत्ति हमारा मूल अधिकार है और भूमि हमारी संपत्ति है और संपत्ति हमारा मूल अधिकार है, इसको सरकार कैसे छीन सकती है। तो ऐसे में सरकार के लिए भी जो विकास कार्य करने होते थे उसमें बाधा बन जा रहा था। ऐसे में उन्होंने अपने, याद रखेंगे उसे हम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई जी ने इसे अनुच्छेद 300 का में रख दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी अनुच्छेद खाली तो नहीं था, इसलिए वहाँ से उठा करके यहाँ पर रखा, मतलब कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई।
तो दोस्तों हमने देखा अभी भाग 12 में हमने किसकी बात करी, वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद के बारे में। भाग 12 चलता कहाँ तक है, तो 264 से लेकर के 300 तक यहाँ पर चला। और पहले में हमने बात करी है वित्त के बारे में, और वित्त क्या है 264 से लेकर के 291 के बीच में देख लेंगे हम वित्त क्या क्या है। जब हम अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो इन्हें डिटेल में और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से बात कर लेंगे। आगे की बात करते हैं ऋण के लिए। यहाँ पर कोई भी पैसा लेना हुआ या किसी बैंक से लेना हो या किसी देश से लेना हो, तो ऐसे में अनुच्छेद 292 और 293 को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं संपत्ति, संविदा, अधिकार और दायित्व के बारे में। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 294 से 300 के बीच में। और हमने अभी भी कहा हुआ था और लास्ट टाइम में भी कह रखा था कि भाग 3 में एक संपत्ति का अधिकार जो कि एक मूल अधिकार हुआ करता था, जो कि 7वां था, और वहाँ पर हमने कहा था कि 7 थे लेकिन एक समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में मूल अधिकार हमारे पास 6 थे, उनके बिना हमने लिखे हुए थे। तो 7वां मूल अधिकार कौन सा था, तो संपत्ति का अधिकार था। वो संपत्ति का अधिकार जो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। कानूनी अधिकार बनाया गया ताकि लोक निर्माण में या किसी भी राज्य या किसी भी देश का विकास करने में ये संपत्ति आकर के बाधा ना बने। सरकार को रोड बिछाना हो या रेलवे लाइन बिछानी हो या कोई भी कार्य करना हो तो सरकार आसानी से कर लेती है। तो हमने देख लिया है कौन से अनुच्छेद को किस तरह से जोड़ा गया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों भाग 13 की ओर। आइए दोस्तों हम भाग 13 को देखते हैं। भाग 13 में देखा है हमने भाग 12 को देखा हुआ है, वहाँ पर वित्त के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं भाग 13 में। भाग 13 में क्या कहा गया है, भारतीय सीमा के भीतर, मतलब भारतीय जो सीमा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उस सीमा के अंदर हमें कोई व्यापार करना हो या कोई उद्योग लगाना हो या उसके लिए समायोजन करना हो, तो ऐसे में हमें अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक की बात कर लेते हैं। 307 से लेकर के 307 तक वे कोई भी कारखाना देखना हो या कोई भी व्यापार करना हो, किसी भी राज्य में जाना हो, तो व्यापार करने के लिए तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य के बारे में। जब भी हमें व्यापार या उद्योग के बारे में बात करनी होगी तो हम चले आएंगे आर्टिकल नंबर 301 से लेकर के 307 तक। इन 301 से और 307 के मध्य में बस यही जिक्र किया गया है कि जो भारतीय सीमा के अंदर, भारतीय राज्य सीमा के अंदर व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात कर रहे होंगे। दोस्तों हमने भाग 13 को भी देख लिया। भाग 12 में देखा था वित्त की। अब वित्त का प्रबंधन किस तरह से करना है, तो व्यापार करना पड़ेगा और व्यापार के बारे में भाग 13 में दिया गया है। भाग 12 और 13 को हमने जोड़ लिया है क्योंकि भाग 12 में दिया गया था वित्त का प्रबंधन किस तरह से करेंगे, और भाग 13 में देख लिया है कि वित्त का प्रबंधन करेंगे किस तरह से, व्यापार करके हम लोग वित्त का प्रबंधन कर लेंगे। आइए दोस्तों भाग देते हैं अब 14 को। भाग 14 में दिया गया है केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं। केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं दी गए हैं। और हमने अभी भाग 13 में देखा हुआ था व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो कि दिया गया था अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक। और यहाँ पर भाग 14 में आएंगे तो जाहिर सी बात है 307 के आगे आएंगे। तो 307 के आगे आते हैं तो 308 से लेकर के ये दिया गया है 323 तक। यहाँ पर लिखा हुआ शब्द केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य के अधीन सेवाएं। सेवाओं का मतलब ये होता है, अर्थ यह होता है कि नौकरी करना, सरकारी नौकरी जैसे बात की बात करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं पहले पार्ट में है 14 के पार्ट 1 में, 14 पार्ट 1 और 14 पार्ट 2, इनको भी अच्छे से हम देखेंगे। तो भाग 1 में दिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग, इनके बारे में बात कर रहे होंगे 308 से लेकर के 314 तक, 314 तक। अब जाहिर सी बात है राज्य लोक सेवा आयोग आ गया है। तो और हर राज्य का आपने देखा होगा यूपी पीसीएस, यूके पीएससी, सीएचएस पीसीएस, झारखंड पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस, सबके अपने अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं। उन्हीं के बाद जब भी हमें देखना होगा तो अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 तक देख लेंगे। और आगे हम देखते हैं केंद्र के बारे में भी। तो यहाँ पर भी होता है एक संघ लोक सेवा आयोग।
इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 315 से 323 तक। सीधे तौर पर कहें तो ये पीएससी और ये होता है यूपीएससी। यहाँ पर देखें तो स्टेट पीएससी और यहाँ पर यूपीएससी। जब भी हम स्टेट पीएससी की राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 तक के बारे में ही बात कर रहे होंगे। हर राज्य अपने अपने अनुसार ही अपनी राज्य की लोक सेवा आयोग पर नियम लगाती है। ऐसे ही यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखा, अनुच्छेद 315 से 323 तक देखना होगा। जब भी हमें आईएएस, पीसीएस या आईपीएस जैसे आईएएस और जैसे अपने आता है आईएफएस और आईपीएस जैसी पोस्टों के बारे में बात कर रहे होंगे तो संघ लोक सेवा आयोग में आकर के बात करते हैं। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग से मिलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिल रही होगी। उनके कर्तव्य, उनके दायित्वों के बारे में बात भी 315 और 23 के बीच में कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमने भाग 14 को भी देख लिया है और उसको 2 भागों में बांट करके भी हमने पढ़ लिया है किस तरह से राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य करता है और किस तरह से संघ लोक सेवा आयोग कार्य करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के लिए कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं और संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं। तो याद रखेंगे जब भी बात करेंगे 308 से लेकर के 314 तक तो वह होगा राज्य लोक सेवा आयोग और 315 से लेकर के 323 के बीच में तो वह होगा संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं भाग 15 को। भाग 15 के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो भाग 15 में दिया गया है, अभी हमने देखा है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। अब भाग 15 में देखने वाले हैं हम लोग निर्वाचन आयोग। किसके बारे में देखने वाले हम लोग? निर्वाचन आयोग। इसके लिए आर्टिकल दिया गया है 323 तक देख चुके हैं, आगे आएगा 324 से लेकर के 29 तक, 324 से 329 तक। जब भी हमें किसी भी निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर रहे होंगे तो हम लोग अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में आ जाएंगे। तो हम देख लेंगे निर्वाचन आयोग की क्या सेवाएं हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं। जब हम लोग इनको अच्छे से आर्टिकल के अंदर जाकर के पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि निर्वाचन आयोग के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उनके क्या क्या अधिकार और क्या दायित्व होते हैं। तो दोस्तों हमने भाग 15 को भी देख लिया है, निर्वाचन आयोग के बारे में भी जानते हैं और अच्छे से डिटेल में जानकारी के लिए हम लोग भाग के आर्टिकलों को पढ़ेंगे तब और अच्छे से हम डिटेल में जानकारी कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे आके देखते हैं हम लोग भाग 16 को। भाग 16 में दिया गया है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आंग्ल भारतीय समुदाय। आंग्ल भारतीय समुदाय, इसके लिए अनुच्छेद दिया गया है 329 के बाद 330 से लेकर के 342 तक। हम आगे आकर के आर्टिकलों के बीच में देखेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों के लिए भी, जैसे कि आंग्ल भारतीय की बात करें तो आर्टिकल 331 दिया गया है, इनके लिए 338 दिया गया है। तो ये भी देखना है हमें लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से इनको दिया गया है अधिकार। जब भी हम आएंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में और आंग्ल भारतीयों के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे जब हम आर्टिकल के अंदर जाकर के पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग मोटी मोटा देख लेते हैं कि भाग 16 में दिया क्या गया है। तो भाग 16 को देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर SC, ST और OBC के बारे में बात कर रहा होगा, उनके अधिकार क्या है, उनके दायित्व क्या है। इनके लिए हम लोग अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ेंगे तब और अच्छे से वे समझ में आएगा। तो दोस्तों हमने भाग 16 को भी देख लिया, भाग 15 को भी देखा। भाग 15 में है निर्वाचन आयोग जो कि दिया गया है 324 से लेकर के 329 तक और भाग 16 को दिया गया है 330 से लेकर के 342 तक। दोस्तों हमने अच्छे से देखा है। अभी आगे और बढ़ते हैं, भाग 16 के बाद भाग 17 को देखते हैं। भाग 17 में दिया गया है राजभाषा। राजभाषा के बारे में अनुच्छेद दिए गए हैं 343 से लेकर के 351 तक। राजभाषा संबंधी बात के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे हम 343 से 351 के मध्य में। जब भी भाषा की बात कर रहे होंगे तो संघ की एक भाषा होगी जो कि अनुच्छेद 343 से 344 के मध्य में दिया गया होगा। साथियों जब संघ की हो गई है उसके बाद प्रादेशिक
अपने अपने राज्यों के अनुसार भी बात कर रहे होंगे। तो जब प्रादेशिक भाषा के बारे में बात कर रहे होंगे या विषय में बात कर रहे होंगे दोस्तों, तो वहाँ पर बात कर रहे होंगे 345 से लेकर के 347 तक। अब बात करते हैं न्यायालय की, तो न्यायालय में देखते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, तो वहाँ की भी एक अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। तो उसके लिए हम अनुच्छेद 348 और 349 के बीच में देखते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के लिए एक भाषा डिनोट करी गई है, उसे बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में उच्चतम न्यायालय में कोई भी कार्य होगा तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही होगा। और जो हाई कोर्ट होते हैं उच्च न्यायालय में, तो वहाँ पर प्रदेश के राज्यपाल के अनुसार भाषा का भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अमूमन यहाँ पर भी हाई कोर्ट में भी अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि राज्य के राज्यपाल चाहे तो वो प्रादेशिक भाषा हो जाती है, उस भाषा में बात कर लेते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई भी नियम नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा चलती है और भाषा चलती है अंग्रेजी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर और भी आगे देखा, तो आगे लिखा हुआ है विशेष निर्देश पर। विशेष निर्देश पर किसी क्षेत्र की भाषा को परिवर्तित भी किया जाता है या उसे बदल भी दिया जाता है। इसे बदलने के लिए अनुच्छेद 350 से 351 के मध्य में बात कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमने देखा है भाग 17 को। भाग 17 में दिया गया है राजभाषा। राजभाषा के बारे में अनुच्छेद दिए गए हैं 343 से 351 के मध्य। और 351 को हमने 4 क्लासों में बांट करके पढ़ा है। पहली है संघ की भाषा। संघ की भाषा में बात कर रहे होंगे तो 343 से 344 तक बारे में बात कर रहे होंगे। प्रदेश की भाषा के बारे में बात करेंगे या विषय में बात करेंगे तो बात करेंगे हम 345 से 347 के मध्य में। जब भी हम आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 345 और 347 के बारे में बात कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है प्रदेश की भाषा के बारे में बात करेंगे। और न्यायालय के बारे में, न्यायालय की भाषा के बारे में बात करेंगे तो अनुच्छेद 348 से 349 के बारे में बात कर रहे होंगे। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, तो हमने आपको बताया है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय की भाषा एक ही होगी, वो होगी अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी होगी। और उच्च न्यायालय की भाषा और प्रदेश के अनुसार भी डिनोट करी जाती है, लेकिन अमूमन या अधिकतम अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। उच्च न्यायालय में भी किया जाता है। उसके लिए अनुच्छेद दिया गया है 348 से लेकर के 349 तक। और हमने देखा है विशेष निर्देश, विशेष निर्देश के द्वारा भी भाषा का परिवर्तन कर लिया जाता है। वो दिया गया है अनुच्छेद 350 और 351 के तहत। फिर देखना होगा जब अनुच्छेद को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे 350 और 351 को, तो हम बताएंगे आपको कि विशेष निर्देश पर किस तरह से भाषा को परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों हमने भाग 17 को भी समाप्त कर लिया है। अब बात करेंगे भाग 18 के बारे में। तो आइए दोस्तों हम लोग भाग 18 को भी देखते हैं। दोस्तों आज हम पूछना चाहते हैं आपसे भाग 17 जो कि हमने पढ़ रखा है 351 तक, अनुच्छेद नंबर 351 तक। इसके बाद कौन सा उपबंध हो सकता है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। भाग 17 के बाद भाग 18 ही आएगा, तो भाग 18 ही आएगा। लेकिन हम ये जानकारी चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि इसके बाद उपबंध क्या होगा। जैसे कि भाग 17 में हमने राजभाषा के बारे में बात करी है, तो वैसे ही भाग 18 में किसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग भाग 18 को भी देखते हैं। भाग 18 में दिया गया है आपात उपबंध। तो इसके लिए आर्टिकल भी, अनुच्छेद भी दिए गए हैं। वो अनुच्छेद हैं 352 से लेकर के 360 तक। अब ये भी किस तरह से हैं, तो ये भी 3 प्रकार के हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 है और राष्ट्रपति शासन 356 है, ये 360 है। आज तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन अब तक
कई बार लग चुका है। यह लगता कब है? तो जब भी राज्यपाल को या राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए किसी भी राज्य की सरकार उसे चलाने में सक्षम नहीं है, ऐसे में राज्यपाल वहाँ पर रिक्वायरमेंट करता है राष्ट्रपति से कि यहाँ का शासन व्यवस्था विफल हो गई है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति वहाँ पर राज्यपाल के अनुरोध पर या स्वयं ही उसे महसूस होने लग जाए तो वहाँ पर वह राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अब तक यह 3 बार लग चुका है। तो आपको दोस्तों भी ज्ञात रहा होगा जब चीन का युद्ध हुआ उस टाइम, और एक बार पाकिस्तान के समय, 2 बार पाकिस्तान के समय लग चुका है। तो दोस्तों हम लोग इनके बारे में भी अच्छे से बात कर लिए हैं।